हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 आज इसका हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जो चैप्टर है इसका नाम क्या है, द स्टोरी ऑफ अ विलेज पालमपुर। ठीक है जी। तो पालमपुर में क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं कुछ हो रहा है, दैट इज़ नॉट रेलेवेंट फॉर अस, तो वो हमने स्टडी नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपको स्टडी करना चाहिए तो एक बार आप बुक ज़रूर पढ़ो। ये चैप्टर जो है इसको भी आपने एक रीडिंग जो है वो ज़रूर देनी है। लेकिन ये सभी रीडिंग देने के बाद जो इन अ नटशेल जो है, जो कि हमें एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहिए, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में सिर्फ हम उस पर ही नज़र डालेंगे। हम पालमपुर में क्या हो रहा है, क्या करेक्टर्स हैं वहाँ पे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और दूसरे जो एरियाज़ हैं वो हम नहीं देखेंगे इस वीडियो में। हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि हमारे लिए एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो स्टार्टिंग विद सबसे पहले तो इस चैप्टर में बात की गई है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो कोई चीज़ अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ जो चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स उसके लिए चाहिए। ठीक है। तो लेट्स से कि हमने एक मोबाइल मैन्युफैक्चर करना है, मोबाइल बनाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको लैंड चाहिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि आपको लेबर चाहिए बनाने के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ फिजिकल कैपिटल। अभी हम देखेंगे कि इसको फिजिकल कैपिटल जो है इसको हम कैसे ब्रेक करके स्टडी करेंगे। एंड द फोर्थ वन इज़ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है जी। तो ये चार आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, विच आर दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि फिजिकल कैपिटल क्या होता है। तो ये जो फिजिकल कैपिटल है इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। नंबर वन इज़ फिक्स्ड कैपिटल एंड नंबर सेकंड इज़ वर्किंग कैपिटल। तो ये जो फिक्स्ड कैपिटल क्या है, नाम से ही क्लियर है, फिक्स्ड कैपिटल जो कि आपको चाहिए चाहिए। ठीक है जी। जो कि बहुत ही इसेंशियल इन नेचर है। ठीक है। इसके बगैर आपका काम चल ही नहीं सकता है। उसको क्या कहते हैं, उसको फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। जैसे कि टूल्स हो गए, मशीन हो गए, बिल्डिंग्स होगी। ठीक है जी। चलिए दूसरा आपका क्या है, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल की जब बात आती है तो ये इतने इसेंशियल नहीं होते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है। जैसे कि रॉ मटेरियल हो गए, पैसा हो गया, तो जैसे जैसे इसको बढ़ाओगे आपका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो ये तो बात रही फिजिकल कैपिटल की। अब हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। देखिए ह्यूमन कैपिटल पे एक टोटली एक सेपरेट चैप्टर भी डिवोट किया गया है। ह्यूमन कैपिटल होता क्या है, या फिर आप कहोगे कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है, तो वहाँ पे तो डिटेल में समझेंगे ही। लेकिन फॉर दी टाइमिंग, क्योंकि ये एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो ह्यूमन कैपिटल को भी हम दो पार्ट्स में देखते हैं। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल जो है, ये एक ह्यूमन है, उसको आप ह्यूमन कैपिटल कब कहोगे। ठीक है तो सभी ह्यूमन ही है, लेकिन ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल आप कब कहोगे, जब उसके पास नॉलेज हो। ठीक है। उसके पास स्किल हो, तो उसको आप ह्यूमन कैपिटल कहते हो। लेकिन इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जहाँ तक बात है, इस कंटेक्स्ट में अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो थोड़ा सा और इसकी जो डेफिनेशन है उसको ब्रॉड करना पड़ेगा हमें। तो नॉलेज के साथ हमें यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, एंटरप्राइज। ठीक है। ये सिर्फ डेफिनेशन जो है ह्यूमन कैपिटल का, यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्ट रख रहे हैं सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल को हमने यहाँ पे बोला है कि एक ऐसा ह्यूमन जिसके पास ना सिर्फ नॉलेज हो बल्कि उसके अंदर एंटरप्राइज की कैपेबिलिटी भी हो। क्योंकि देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, कोई चीज़ प्रोड्यूस करेंगे तो सबसे पहले लैंड तो आपको चाहिए ही, लेबर भी चाहिए, फिजिकल कैपिटल भी चाहिए। लेकिन ये जो फिजिकल कैपिटल है ये लगाएगा कौन। ठीक है। तो ये लगाएगा एंटरप्राइज। ठीक है। ये एंटरप्रेन्योर लगाएगा। और एंटरप्रेन्योर जो है, अब वो एंटरप्रेन्योर कब होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा है तो वो एंटरप्रेन्योर हो गया, उसके लिए उसको स्पेसिफिक नॉलेज भी चाहिए उस फील्ड की। तो आप देख सकते हो कि ये जो टर्म्स हैं ये इसको आपको बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीके से आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है जी। चलिए अब ये तो बात रही फैक्टर प्रोडक्शन की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन से टर्म्स जो कि इस चैप्टर से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया है बीघा। तो ये बीघा क्या होता है, जिसको कि क्विंटा भी कहते हैं। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि बीघा या फिर क्विंटा जो है इसका मतलब क्या होता है। ऐसे स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा कि बीघा एंड दिस इज़ रिलेटिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जहाँ पे लिखा होगा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड, तो वो आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपने चीज़ों को स्टडी करना है। उसके बाद इस बुक में कुछ टर्म्स लिखी गई है। खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, रबी क्रॉप्स क्या होते हैं। तो देखिए इस बुक में जितना लिखा हुआ है सिर्फ हमने उतना ही यहाँ पे लिखा है। क्योंकि खरीफ क्रॉप की बात करें, रबी क्रॉप्स की बात करें, तो आप कहोगे कि ज़ईद क्रॉप्स कहाँ पे चले गए। ठीक है, वो भी तो एक सीज़न है ही है।
तो देखिए इस बुक में जितना कुछ लिखा हुआ है सिर्फ हम उसको यहीं पे कवर करेंगे। पूरे डिटेल में जो है खरीफ क्रॉप्स क्या है, रबी क्रॉप्स क्या है, ज़ईद क्रॉप्स क्या है, अलग अलग क्रॉप्स जो है इसमें जो कल्टीवेट किया जाता है उसके क्या नाम है, तो वो एनसीईआरटी की जो दूसरी बुक्स है जैसे कि ज्योग्राफी हो गया वहाँ पे बहुत डिटेल्स में कवर की गई है, तो हम इन सभी चीज़ों को वहीं पे कवर कर लेंगे। इंस्टेड कि सारा का सारा जो एम्फेसिस है इस चैप्टर में, क्योंकि उन्होंने मेंशन कर दिया खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप को, तो सब कुछ यहीं पे लिख दे, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। बहरहाल देखते हैं कि ये खरीफ क्रॉप होते क्या है। तो इसको हम रेनी सीजन क्रॉप भी कहते हैं, जिसके मुख्य एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जवार है, बाजरा इज़ देयर एंड ऑफ कोर्स राइस जो कि यहाँ पे मिसिंग है। उसके बाद आता है रबी क्रॉप। तो ये रबी क्रॉप जो है ये क्या होते हैं, ये बेसिकली विंटर क्रॉप्स है। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो है वीट की। उसके बाद इस चैप्टर में एक टर्म इस्तेमाल करा गया है पर्शियन व्हील का। तो ये पर्शियन व्हील क्या होता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है पानी निकालने के लिए वेल से। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर या फिर इन कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर पर्शियन व्हील इज़ रिलेटेड विथ, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने चीज़ों को पढ़ना है, समझना है कि किस तरीके से किस किस एंगल से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। अब ये डायरेक्ट स्टेटमेंट जो है ये प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको ये पूछा जा सकता है कि बताइए ये सही है कि नहीं है। रिवरिन प्लेन्स और कोस्टल रीजन्स की बात करें तो ये वेल इरिगेटेड होते हैं, यहाँ पे पानी की किसी भी तरीके की कोई भी कमी यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है जी। सेकेंडली डेक्कन प्लेटूज जो है हैव लो लेवल ऑफ इरिगेशन, ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आपने इन सभी स्टेटमेंट्स को बहुत ही बारीकी से, बहुत ध्यान से, टेक्निकली, सिस्टमेटिकली आपने समझना है, ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है आपके। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो इरिगेटेड एरिया जो है वो कितना है, 48.8%। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इरिगेटेड एरिया का क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ट्यूबवेल है, उसके ज़रिए आप जो है अब खेतों को पानी दे रहे हो, आपके पास रिवर्स है, उसके ज़रिए आप पानी जो है अपने खेतों को दे रहे हो। अब रिमेनिंग जो है वो क्या है, वो रेन फेड है। दैट मीन्स कि वो सिर्फ और सिर्फ बारिश के सहारे ही बैठे हुए हैं। तो ये इस तरीके के जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली यहाँ पे प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। दो स्टेटमेंट आपको दिए होंगे, इरिगेटेड एरिया इन इंडिया इज इक्वल टू 48.8%। स्टेटमेंट नंबर बी, रिमेनिंग इज रेनफेड। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलग अलग एंगल से इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, ठीक है, तो आपने याद रखना है। चलिए, तो अगर हम बात करें स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 2015-16 के रिपोर्ट की, तो उसमें ये लिखा गया था कि इंडिया का जो कल्टीवेटेड एरिया है वो 155 मिलियन हेक्टेयर है 2012 में, ठीक है। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट है वही हमने स्टडी करना है बुक में। देखने में तो ऐसा लगेगा कि बुक में कुछ भी नहीं है, एक पर्टिकुलर आपके विलेज की बात करी गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने उनमें से उन स्टेटमेंट्स को ढूंढना है जो कि प्रीलिम में हमसे पूछा जा सकता है। चलिए, अब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है, लेट मी जस्ट रीड आउट फॉर यू। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। बिल्कुल सही बात है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग जो है मतलब इंस्टेड यू आर गोइंग विथ जस्ट वन क्रॉप इन अ पर्टिकुलर ईयर, अगर आप 2-3 क्रॉप्स का अगर वहाँ पे यूज़ करते हो तो ये कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्शन जो है ये इंक्रीज़ करेगा। ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही है। और दूसरे मेथड्स क्या हो सकते हैं जिसके ज़रिए आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो, तो ऑफकोर्स अगर आप मॉडर्न फार्मिंग करते हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इन सभी स्टेटमेंट्स को याद रखना है। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ दिस चैप्टर, ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन। तो ट्रेडिशनल जो सीड्स है, HYV सीड्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। ट्रेडिशनल जो सीड्स हैं आपके, उनको कम इरिगेशन की आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे डायरेक्ट ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन का मेंशन किया गया था चैप्टर में, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन पे अगर देखें अगर हम, तो एक सेपरेट चैप्टर बन सकता है। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन को यहाँ पे पूरे डिटेल में डिस्कस करना सही भी नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन पे बेस्ड अगर हमें रमेश सिंह के बुक में मिल जाता है तो हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इस बुक में जितना कुछ लिखा हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड सिर्फ उस पर ही नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ उन्होंने नहीं लिखा हो। उन्होंने कहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन का एक टाइम पीरियड था, दैट वाज द 60s का टाइम, और उसके बाद ये बात की गई कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है दैट वाज एक्चुअली रिलेटिंग विद द वीट एज वेल एज राइस। और क्यों ये रेवोल्यूशन आया, क्यों प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ,
तो फैक्टर्स तो बहुत है, जैसे कि आपको बताऊं अगर, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने ये लिख दिया है HYV सीड्स जो है, जो कि राइस और वीट दोनों के लिए इस्तेमाल किए गए। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो HYV सीड जो है सिर्फ राइस के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया, सिर्फ वीट के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो ये भी हमने याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन ये तो नहीं है कि सिर्फ HYV सीड जो है उसका इस्तेमाल किया गया और ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन अब बुक में उसके बारे में बात की नहीं है, तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों करें। जिस बुक में इसको सिस्टमेटिकली डिस्कस किया गया है वहाँ पे हम अलग से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट है, दैट इज़ कि एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स, जो HYV सीड्स जो है आपके, उसको ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता पड़ती है और केमिकल फर्टिलाइजर्स की भी इनको ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपने याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें, फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वो दी फर्स्ट टू ट्राई आउट दी मॉडर्न फार्मिंग। तो ये भी डायरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्टेट ने मॉडर्न फार्मिंग को सबसे पहले अडॉप्ट किया। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 2015-16 की रिपोर्ट की, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो वीट और पल्सेस का जो प्रोडक्शन लेवल है ये आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर रिपोर्ट है हमने उसको देखना है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद अगले स्टेटमेंट की अगर हम बढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ सोइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे सोइल फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है क्योंकि हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बहुत किया ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में बिल्कुल सही है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि क्या ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते कुछ आपके स्टेट्स हैं जहाँ पे क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बहुत किया गया तो जो सोइल फर्टिलिटी है वो डाउन हो गई। तो ये अपने आप में स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, आपने याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन ने कहीं ना कहीं इनकरेज किया इरिगेशन को भी, और जिसके चलते ट्यूबवेल का जो इस्तेमाल है वो बहुत बड़े स्तर पे किया गया, जिसके चलते क्या हुआ कि जो ग्राउंड लेवल वाटर जो है उसका जो स्तर है वो काफ़ी नीचे चला गया। तो ये भी स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। किस स्टेट में सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये है पंजाब। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको दी रखी है ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है, आपने इसको नहीं देखना है। यहाँ पे अगले स्लाइड्स में हम डिटेल में उसको देखते हैं। ये मिसलीडिंग इसलिए है क्योंकि जिस बुक को मैं कवर कर रहा था वहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई थी, तो उसके चलते ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है। हम अगले स्लाइड्स में इसको देख लेंगे। और एक जो इम्पोर्टेंट आपको एस्पेक्ट जो कि इस चैप्टर से देखने को मिलेगा वो है कि डेफिनेशन क्या है, मार्जिनल फार्मर कौन है, स्मॉल फार्मर कौन है, सेमी मीडियम फार्मर कौन है, मीडियम फार्मर कौन है और लार्ज फार्मर किसको कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मार्जिनल फार्मर्स है उनके पास जो ज़मीन है वो 1 हेक्टेयर से कम होती है। 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में अगर किसी के पास ज़मीन है तो उसको हम स्मॉल फार्मर कहते हैं। 2 से 4 हेक्टेयर की अगर ज़मीन किसी फार्मर के पास है तो उसको सेमी मीडियम फार्मर कहते हैं। 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में अगर ज़मीन किसी किसान के पास है तो उसको मीडियम फार्मर कहते हैं। लार्ज फार्मर वो है जिसके पास 10 और उससे अधिक अगर हेक्टेयर ज़मीन हो तो उसको लार्ज फार्मर हम कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया की जहाँ तक बात की जाए तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा कौन सा है आपको देखने को मिलता है। हमने लेक्चर की शुरुआत में देखा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 4 हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखे थे, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर है इंडिया में तो वो किसका है, ऑफ कोर्स वो लेबर का है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। सेपरेटली यहाँ पे टर्म्स यूज़ किए गए थे डेयरी सेक्टर का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का। ठीक है, तो उसको हम जिस बुक में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज्योग्राफी के बुक में बहुत अच्छी तरीके से इनको कवर किया गया, तो वहाँ पे इनको हम डिटेल्स में देखेंगे। यहाँ पे वैसे भी इतने डिटेल्स में नहीं यहाँ पे डिस्कस किया गया था। आपसे एक सवाल है कि आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है जी, चलिए तो लेक्चर के लास्ट में हम देखते हैं कि इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है कल्टीवेटेड एरिया का वो किस तरीके से किया गया है। तो अगर हम पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक 2017 के अगर रिपोर्ट की हम बात करें तो उसके तहत आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं, ठीक है, उनके पास जो ज़मीन है वो 55.4% है, लेकिन नंबर्स कितने हैं, सिर्फ 15%। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स की तो इनके पास ज़मीन तो है 44.6%, लेकिन इतने कम ज़मीन पे नंबर ऑफ़ फार्मर्स जो हैं वो कितने हैं, 85%।
तो अब ये जो पिक्चर है, ये जो डेटा है, कहीं ना कहीं अपने आप में पूरी स्टोरी बयां करती है। तो आपको क्या समझ लगता है इस पिक्चर से? लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ दिस चैप्टर नंबर 1। जल्दी ही चैप्टर नंबर 2 के साथ आपसे मिलेंगे। सो टिल देन, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।